क्या आपको पता है पहले के ज़माने में पैसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। लोग एक दूसरे के साथ चीज़ें, सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर मेरे पास 4 एप्पल्स हैं और आपके पास 3 किलो टमाटर हैं, 3 केजीज़ ऑफ टोमेटोज़, तो मैं आपको 4 एप्पल्स दूँगा और आप मुझे 3 केजीज़ ऑफ टोमेटोज़ दोगे। इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत कमियां थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीज चाहिए हो तभी डील हो पाती थी। अगर आपको 4 एप्पल्स की जरूरत होगी या आप लेना चाहेंगे तभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे, राइट। इसी तरह बार्टर सिस्टम में कई सारी कमियां थी। जैसे अभी जो हमारे पास सामान है उसकी करंट कंडीशन क्या है और आपके पास जो सामान है उसकी करंट कंडीशन क्या है, उसकी फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है, उसकी अभी वैल्यू क्या है। क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मेरे पास 4 एप्पल्स हैं और आपके पास 3 किलो टमाटर है, इसकी वैल्यू कुछ आसपास ही होगी, बट उस टाइम में पता लगाना डिफिकल्ट हो जाता था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। आपको कितने डिस्टेंस पे जाके ट्रांजैक्शन करना है, उसका क्या खर्चा आएगा, तो बहुत कम्बसम हो जाता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। ये ट्रांजिशन बार्टर सिस्टम से लेके मॉनेटरी सिस्टम तक एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट था। आज के समय में मनी किसी भी कमोडिटी से बैग्ड नहीं है। क्या आपको पता है कि एक समय में पैसा गोल्ड से बैग्ड होता था, डॉलर गोल्ड से पैक्ड या लिंक्ड होता था। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। जब एक कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो इसका मतलब होता है कि उसका पैसा डायरेक्टली गोल्ड के रिजर्व से लिंक्ड होता है। मतलब जितना सोना सरकार के पास होगा उतना ही पैसा वो मार्केट में डाल सकती है। आप मान लो अगर किसी वजह से गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, जैसे नए गोल्ड माइंस नहीं मिल रहे या दूसरे देश से गोल्ड आना बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली पैसा भी लिमिटेड हो जाता है। अब मार्केट में डिमांड तो बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसा उतना नहीं सर्कुलेट हो रहा है। इस वजह से चीजों के दाम नीचे गिरने लगते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में प्राइसेस गिरने लगती हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना, अरे वाह चीजें सस्ती हो गई, लेकिन असल में डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए काफी डेंजरस होती है। जब प्राइसेस गिरती हैं तो बिजनेसेस का प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। जब प्रॉफिट कम होता है तो वो नए लोग हायर नहीं करते, बल्कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी निकालना पड़ता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जब लोगों के पास नौकरी नहीं होती तो उनके पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता है। डिमांड और गिरती है, प्राइसेस और नीचे जाती हैं और इकोनॉमी एक नेगेटिव साइकिल में चली जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए रिस्की था क्योंकि सरकार के पास पैसा इंजेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। मान लो रिसेशन आ गया तो आइडियल सिचुएशन में सरकार एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करके डिमांड बढ़ा सकती थी, पब्लिक को रिलीफ दे सकती थी, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थी जिससे लोगों को काम मिले। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड के दौरान सरकार सिर्फ तभी पैसा प्रिंट कर सकती थी जब उसके पास और सोना होता। तो इकोनॉमिक इमरजेंसी के वक्त सरकार के हाथ बंधे रहते थे। ये रिजिडिटी ही डिफ्लेशन को और डीपन कर देती थी। एक और दिक्कत ये थी कि अगर किसी देश का ट्रेड डेफिसिट हो जाता था, मतलब वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो उसके पास गोल्ड रिजर्व और कम हो जाते थे। इसका मतलब पैसा भी कम हो जाता था और पैसा कम होने का सीधा असर मार्केट पे पड़ता था। कम डिमांड, कम बिजनेस, कम नौकरियां और फिर वही डिफ्लेशन का चक्रव्यूह। ये सिस्टम काफी स्टेबल भी था क्योंकि पैसा फ्रीली प्रिंट नहीं हो सकता था। पैसा सिर्फ तभी प्रिंट होता था जब गवर्नमेंट के पास उसके इक्विवेलेंट गोल्ड रिजर्व्स होते थे। इससे ओवर स्पेंडिंग नहीं होती थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहता था और लोगों का पैसे में कॉन्फिडेंस बना रहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दुनिया बदल रही थी, वॉर्स हो रहे थे, रिसेशन आए, इकोनॉमिक इमरजेंसीज थी और कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी पैसा प्रिंट करने के लिए। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इनफ्लेक्सिबल सिस्टम था। अगर गोल्ड खत्म तो इकोनॉमी भी स्टक। इस वजह से सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में 1930s में कुछ कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑफिशियली डॉलर की गोल्ड में डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी को एंड कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने भी गोल्ड बैकिंग हटा दी और तब से पैसा बन गया फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो करेंसी होती है जो किसी भी फिजिकल कमोडिटी जैसे गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड नहीं होती है। इट्स वर्थ इज प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रस्ट वी प्लेस इन आवर सोसाइटी। हम अपने सोसाइटी पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने सेंट्रल बैंक पे ट्रस्ट करते हैं और हम अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं।